डालो और राज करो। और अभी भी उसी प्रकार से हिंदू समाज को किस प्रकार से जातियों में बांट सकते हैं, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 1947 में भारत का विभाजन करवाया और खड़ा है। हम नीतीश कुमार जी को भी पता लगा कि मेरी उम्र भी बहुत बढ़ चुकी है, परंतु अब वो मोदी जी को पूरा सपोर्ट करेंगे। दिखाकर वो 8,500 रुपये जो ठकाठक आने वाले थे, बहुत सारे लोग उनके दफ्तरों में भी गए ठकाठक के चक्कर में, तो केवल झूठ बोल करके उन लोगों का हमेशा की बात है। शारीरिक विकास एक अलग विषय है और मानसिक विकास एक अलग विषय है, तो मन से भी उनको तैयार होना पड़ेगा। देखिए, मैं किसी यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे थे, लोगों ने लोकल मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के प्रति जो चुनाव में भूमिका निभाई, वैसा नहीं लोकल मुद्दे का बुढ़ा उसको पूरे दुनिया के लोग और भारत के युवा उसको एक अपना आइकॉन आइडल मानते हैं। तो शादी तो राहुल गांधी जी ने की है, तो उसको अपना आइडल मान ही नहीं रही है, तो उससे भी एक प्रश्न खड़ा होता है। बात होती है और बात उठा रहा विपक्ष, हिंदुओं की ही जातीय जनगणना करवानी जरूरी होती है क्या? इसी में अगड़े पिछड़े सभी लोग हैं, मुस्लिम धर्म में भी और भी धर्म में, उसमें अनुसूचित जाति होती है, ओबीसी होती, उनकी बात क्यों नहीं करते विपक्ष की? देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय से लेके अब तक, यानी किस प्रकार से पहले भी ये चलता रहा, फूट डालो और राज करो, और अभी भी उसी प्रकार से हिंदू समाज को किस प्रकार से जातियों में बांट सकते हैं, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 1947 में भारत का विभाजन करवाया और अभी भी फूट डालो राज करो के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इस प्रकार की वो हिंदू समाज को तोड़ने के षड्यंत्र रचते रहते हैं। चुनाव के पहले ध्रुव राठी आ गए, तमाम यूट्यूबर आ गए, जिस तरीके से आंकड़े को रखते गए सरकार के प्रति, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, यह सब वो ईवीएम का मुद्दा भी शांत हो चुका है। इस पर क्या कहेंगे? क्या जनता को विपक्ष ने एक तरीके से बहुत ज़्यादा भ्रमित किया और सत्ता पक्ष उसको काउंटर नहीं कर पाया? अभी पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें अगर वैसे देखें तो मैं संवैधानिक रूप से तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो 240 सीटें लेके सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे तो 99 सीट के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, तो किसी के साथ कोई मुकाबला तो है नहीं। तो इसलिए एक तरफी सरकार तो आज भी भारतीय जनता पार्टी की है, और परंतु फिर भी पूर्ण बहुमत से वो दूर रही, तो उसके कई कारण हो सकते हैं कि वो अपना जिस प्रकार से मोदी जी की जो पॉलिसी थी, किस प्रकार से आज पूरी दुनिया में जो भारत की साख है वो साख बढ़ी है, और किस प्रकार से यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे थे, लोगों ने लोकल मुद्दों को लेके केंद्र सरकार के प्रति जो चुनाव में भूमिका निभाई, वैसा नहीं लोकल जब चुनाव होते हैं उसमें उठाने की बात आती है, परंतु जब राष्ट्रीय चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर सोच के अगर भारत का मतदाता चुनाव करता तो हो सकता था कि जो जिस प्रकार से अब की बार 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे, वास्तव में वो 400 पार कर सकते थे। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने परसों लोकसभा में, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जिस तरीके से अपने आप को पेश किया, कि अपने आप को पेश करने की एक तरीके से लॉन्च करने की कोशिश करी, प्रधानमंत्री ने उनको एक तरीके से बालक बुद्धि का भी प्रयोग कर दिया कल के उसमें, और आज जिस तरीके से राज्यसभा में विपक्ष वॉकआउट कर गया, इस पे क्या कहेंगे? क्या वो सत्ता पक्ष की बात सुनना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आज हमने समाचार तो देखे नहीं, ये आपसे ही बात पता चली है, और सुबह से हम व्यस्त थे, अब जाके फ्री हुए हैं। और ये एक सोचने वाली बात है, पूरे इस परिवार में एक बच्चे को बढ़ाने के चक्कर में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज क्या है, एक छोटा सा दल बनकर रह गया है। और इस बालक को उसको तैयार करने के लिए कितने वर्ष लगे? आज उसको तैयार करने में 11, 12, 13 साल लग गए। क्या अभी तक वो बालक तैयार ही नहीं हो पा रहा है? एक 70 साल का बूढ़ा, उसको पूरे दुनिया के लोग और भारत के युवा उसको एक अपना आइकॉन आइडल मानते हैं। तो शादी तो राहुल गांधी जी ने की है, तो उसको अपना आइडल मान ही नहीं रही है, तो उससे भी एक प्रश्न खड़ा होता है उससे कि भैया चुपचाप शादी करे, अपने नानी के घर जाए। 5 साल का व्यक्ति युवा और बालक कैसे हो सकता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर तो उसकी बुद्धि युवाओं वाली, बालकों वाली है ना जी। उसको एक तो प्रश्न करने नहीं आ रहा कि विपक्ष का नेता तो बन गया है कि अपना कैसे अपना उस लोकसभा के अंदर अपना पक्ष रख सकते हैं। वो थोड़ा एक बौखलाहट भी है उसके अंदर, और उसको सत्ता का भी है कि एक नशा चढ़ा हुआ कि मैं एक बहुत बड़ा नेता, जैसे उसने कहा लोकसभा स्पीकर को कि वो मेरे आगे झुका नहीं। भैया, ये झुकने वाली प्रथा नहीं है, ये मोदी की सरकार है। दुनिया आज मोदी जी के लिए एकदम से विश्व का नेता मान रही है। हिंदू संस्कृति में वैसे भी जो छोटा होता है वो बड़ों के आगे ही झुकता है, तो उसका एक अच्छा उदाहरण ये भी था। लेकिन जो ये बालक बुद्धि की बात है,
शरीर शारीरिक विकास एक अलग विषय है और मानसिक विकास एक अलग विषय है। तो मन से भी उनको तैयार होना पड़ेगा। देखिए, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर भारत को ठीक दिशा में हमें आगे ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास पक्ष का होना जितना अच्छा है उससे ज़्यादा ज़रूरी विपक्ष का होना है। अगर विपक्ष अच्छा नहीं होगा तो हम इसी तरह से विषयों को परसों तो कारनामा दिख ही गया ना विपक्ष का, जिस प्रधानमंत्री बोल रहे थे उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, बार बार वो बेल में पूरा घेरे हुए थे विपक्ष। क्या बढ़ती हुई संख्या का उपयोग कर रहे थे या दुरुपयोग? हमारे देश में बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए सरकार काफ़ी प्रयास भी कर रही है। जैसे भारतवर्ष में स्टार्टअप्स जो हुए हैं, 1,08,000 स्टार्टअप्स हमारे भारत देश में हुए हैं और उसमें से भी 108-110 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं इस समय। आप इसको किसी भी गूगल में चेक करके देखेंगे तो 5,000 करोड़ से ऊपर की उन्होंने टर्नओवर अपना कर लिया है। तो भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लीजिए, हमारा रक्षा डिफेंस के मामले में देख लीजिए, हमारा ये जो स्टार्टअप्स है नए नए इनोवेशन करने जा रहा है, टेक्निक और साइंस टेक्नो से भी हमारे तकनीकी में हम बहुत आगे जाने लगे हैं। हमारे देश का रेलवेज देख लीजिए आप, हमारे देश का रोड का वो हमारा हिमाचल प्रदेश, जहाँ हमें दिल्ली पहुँचने या चंडीगढ़ पहुँचने में किसी समय 12 घंटे लगते थे, आज हम इतने खुश हो गए 4 घंटे, और यहाँ अयोध्या जी आने के लिए भी अब हमें 12-13 घंटे लग रहे हैं। तो सोचिए हमें कितना अच्छा लगता होगा कि हमारा समय भी बच रहा है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री 2047 तक देश को विकसित होने का सपना दिखा रहे हैं और एक तरफ देश को किस तरीके से टेक्नोलॉजी से लेके और विकास में हर एक क्षेत्र में तरक्की करने की बात को रख रहे हैं। एक तरफ वही तरफ विपक्ष है कि वो जातीय जनगणना, जातियों में बांटना और संविधान की बात करना, बार बार आरक्षण की बात करना, इसी में उलझाए हुए रखा है। तो आपको किसके बातों में दम दिखता है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो देश की तरक्की की ओर ले जा सकती है? पहली बात तो जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो अपनी खुद की जाति स्पष्ट कर दें, ठीक है। दूसरा, मोदी जी ने अपना जो एक सपना देखा इस देश के लिए वो पूरा होगा 2047 तक, और ये केवल संख्या में आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु अब सत्ता इनसे बहुत दूर जा चुकी है। हाँ, कुछ लोगों को झूठे सपने दिखाकर वो 8,500 रुपये जो ठक आने वाले थे, बहुत सारे लोग उनके दफ्तरों में भी गए ठक के चक्कर में। तो केवल झूठ बोल करके उन लोगों का हमेशा चुनाव में पैतरा रहा है कि आप जो है एक ऐसा षड्यंत्र रचो और वोट ले लो और उसके बाद पूरे 5 साल तक पूरे देश में हंगामा करो। तो एक उनका वो रहा है। दूसरी एक बात ये है कि जो संविधान की बात कर रहे हैं, उनके शासनकाल के अंदर कितने दंगे हुए, एक जाति विशेष कहिए या एक प्रदेश के ऊपर कह लीजिए, कितना बड़ा 1984 के अंदर अत्याचार हुआ था, उस समय संविधान कहाँ गया था। उसके अतिरिक्त जो है देश के अंदर कितनी बारी जो है क्या बोलते हैं सरकारों को क्या बोलते हैं उन्होंने सस्पेंड किया है, उनका इतिहास देख लो। और रही बात संविधान के बचाने की, तो उन लोगों ने उनकी जब सत्ता थी उन्होंने देश के अंदर कितनी बारी क्या बोले संविधान के अंदर संशोधन करा। मोदी ने तो आज तक एक भी संविधान को नहीं छेड़ा, अभी पहली बार ही थोड़ा सा कुछ धाराओं के अंदर चेंजिंग करी, बस इसके अलावा और तो कोई वो नहीं हुआ। आज उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की बात को कोड किया है कि किस तरीके से कांग्रेस समर्थन लेती थी। उनका कोड किया है कि जो है कांग्रेस सीबीआई का डर दिखा के हमसे समर्थन लेती थी। आज उन्हीं की पार्टी उसी पार्टी के साथ गठबंधन में बैठी हुई है। ऐसा है ना, अब वो भूल गए होंगे क्या बोलते हैं आपका कि जब 1977 में जब इमरजेंसी लगी थी और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के ऊपर लाठियाँ चली, लालू जी के ऊपर लाठियाँ चली, समूचे विपक्ष के ऊपर लाठियाँ चलाई, तो कम से कम मोदी सरकार इतना तो नहीं कर रही है। इनकी गलतियां होने के बावजूद भी इनको सम्मान से रखे हुए हैं कि ताकि इनकी दूसरे देश में जाते हुए कम से कम ये मुंह छिपा के ना घूमें। मतलब ये लोकसभा में इनकी हरकतें देख के क्या जनता को कुछ अब की बार अपने गलतियों का एहसास हुआ होगा? नहीं, पहले तो मेरे प्रश्न था, आपने रोज़गार के ऊपर विषय लिया था। युवा आज बहुत सक्षम हो चुका है। आज का भारत, मोदी जी का भारत बहुत युवाओं के प्रति बहुत सक्षम है। आज के युवा अपने पैरों पर खड़ा होने वाला युवा तैयार हो रहा है। पढ़ाई के साथ साथ अपने नए नए संसाधन, आयाम, कमाई का साधन युवा 14-15 साल की उम्र से शुरू कर रहा है।
और ये युवा धीरे धीरे 14-15 साल की उम्र से कमाई करना शुरू करेंगे तो उनको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा आइडिया लेकर आएंगे, खुद नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनने जा रहा है। ऐसे युवा इस भारत के अंदर 37 करोड़ युवा आज इस भारत के अंदर नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। इसीलिए हमारा देश 2047 में क्या, हम तो इसको 2030 में ही विकसित करने जा रहे हैं। 5 साल स्टेबल गवर्नमेंट चलेगी। ऐसे युवा जब तैयार हो जाएंगे कि रोज़गार लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बने, तो 2047 की ज़रूरत नहीं है कि देश 2030 में ही विकसित भारत बनकर खड़ा हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, क्या जिस तरीके से बार बार कहा जाता है गठबंधन की सरकार है, नीतीश बाबू गुस्सा हो जाएंगे तो खींच लेंगे, नायडू बाबू गुस्सा हो जाएंगे तो खींच लेंगे, क्या मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएगी? नहीं सर, ये तो फिर राजनीतिक जवाब वो नीतीश कुमार ही दे पाएंगे। उनके मन में, उनके दिल में तो हम गए नहीं हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मोदी जी के साथ है, हिंदू समाज ही सनातन समाज के लिए खड़ा है। हम नीतीश कुमार जी को भी पता लगा कि मेरी उम्र भी बहुत बढ़ चुकी है, परंतु अब वो मोदी जी को पूरा सपोर्ट करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो ये थी अयोध्या में जनता जो कि देश के अन्य अन्य कोने से आई हुई थी, देश की राजनीति पर पैनी नज़र रखती है और उसी नज़र को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके लिए अपनी बातें रख रहे थे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।